हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज आ गया हूँ एक मजेदार सेशन के साथ। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की। इस चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। और तुमुल कोलाहल कलह का जो कवि है वह है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक दोस्तों, आप लोग जान गए तुमुल कोलाहल कलह में यह जो है एक शीर्षक है और इस शीर्षक के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में यह कविता है, ठीक। और कविता को लिखने वाले कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कवि परिचय। तो दोस्तों, कवि परिचय को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से होगा कि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सकेगा और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं आज कवि के परिचय को। तो दोस्तों बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। आइए बिल्कुल ही शानदार तरीके से कवि परिचय को समझने की कोशिश करते हैं। बने रहिएगा अंत तक बस। चलिए आइए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म देखते हैं। जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। जन्म कब हुआ जयशंकर प्रसाद जी का? 1889 ईस्वी में माघ शुक्ल दसवीं संवत 1946। अब यह क्या है कि माघ शुक्ल का था, ठीक ना, शुक्ल पक्ष माघ, ठीक, दसवीं का दिन था, संवत 1946, ठीक। कुछ हुआ होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निधन। आइए, जन्म याद रखिएगा 1889 ईस्वी, ठीक। जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है माघ शुक्ल दसवीं, ठीक, संवत, ठीक ना, 1946। समझ गए यहाँ तक? चलिए अब निधन कर रहा है। निधन 15 नवंबर 1937 में। निधन कब हुआ था जयशंकर प्रसाद का? 15 नवंबर 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया था। और जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। दोस्तों कुछ कीजिए या ना कीजिए, जन्म निधन जरूर याद कीजिए। आप इस गर्मी में नहाइए नहीं नहाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कवि का जन्म और निधन जरूर याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ठीक दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं क्या करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला है जन्म स्थान। आइए, यह वाराणसी के रहने वाले थे, ठीक। जयशंकर प्रसाद वाराणसी से ताल्लुकात रखते थे, यानी कि उसका जन्म स्थान है वाराणसी। उसका जन्म हुआ था वाराणसी में। किसका? जयशंकर प्रसाद का। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हो गया इसका? किसका? जयशंकर प्रसाद का 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब पिताजी का नाम देखते हैं। पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मर्तबा एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद जी का पिताजी का नाम बताइए, तो देवी प्रसाद साहू है जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। ये पितामह यानी कि दादाजी का नाम क्या था इनका? कह रहा है कि शिवरत्न साहू। दादाजी का नाम शिवरत्न साहू। पितामह शिवरत्न साहू। किनके पितामह? जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम शिवरत्न साहू। उसके बाद कह रहा है कि सुरती। सुरती का मतलब है तंबाकू बनाने के कारण सुंगनी साहू के नाम से विख्यात। सुंगनी का मतलब होता है सनफ, समझते हैं आप लोग? सुंगनी, उसको खैनी को बोलते हैं, तंबाकू को, ठीक ना। तो साहू शिव रत्न साहू तो नाम ही थे, सिर्फ तंबाकू बनाने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? सुंगनी पड़ गया, यानी कि खैनी साहू। खैनी को यहाँ पे दर्शाया नहीं किया है, सुंगनी नाम रख दिया, सुंगनी साहू। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब यह शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, कैसे ग्रहण किया, आइए देखते हैं। आइए, जयशंकर प्रसाद जी 8वीं तक सिर्फ पढ़े हैं। उसके बाद कह रहा है कि संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा ग्रहण किए थे। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। यह कहीं फॉरेन कंट्री नहीं गए थे, यानी कि विदेश नहीं गए थे पढ़ने के लिए। शिक्षा जो ग्रहण किए थे 8वीं तक ही, लेकिन संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू, इन सब विषय की शिक्षा जो है घर पर ही उचित यानी कि नियुक्त शिक्षकों द्वारा ही ग्रहण कर लिया था। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। विशेष परिस्थिति पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड वाले पूछते हैं, ठीक ना। तो हाईलाइट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए विशेष परिस्थिति देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का कि 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन, मतलब पिता से विहीन हो गए, पिता से दूर हो गए, मतलब उसके पिताजी मर गए 12 वर्ष की अवस्था में जब थे जयशंकर प्रसाद जी, तब जो है उसके पिताजी का
मृत्यु हो गए या हो गया। ठीक, पिताजी कौन था? देवी प्रसाद साहू। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद माता की भी मृत्यु हो गई। 12 वर्ष की अवस्था में पिताजी मर गए और उसके बाद 2 वर्ष के बाद माताजी की भी मृत्यु हो गई। ठीक दोस्तों, जब ये महज 14 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए और मातृविहीन हो गए। समझ गए? कौन? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे ये लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है कि परिवार में गृह कलह की स्थिति, मतलब परिवार में जो है घर का झगड़ा होते रहता है। हर घर में, हर घर की कहानी एक है। ठीक, आप लोग सब जानते हैं। ठीक ना। ज्येष्ठ भ्राता शंभू रतन आपको पूछ देगा कि बताइए जयशंकर प्रसाद का बड़े भाई का नाम क्या था? ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, भ्राता मतलब भाई होता है, तो ज्येष्ठ भ्राता शंभू रतन। ठीक, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी का बड़े भाई का नाम क्या था? शंभू रतन। तो कह रहा है कि ज्येष्ठ भ्राता शंभू रतन की मृत्यु के संकट की स्थिति उत्पन्न सभी उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधे पर। देखिए यहाँ पे उसके भैया का भी मृत्यु हो जाती है। ठीक, उसके बाद जो है सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सारा जिम्मेदारी जो है जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पर आ गए। परिवार चलाना, देख रेख करना, फलना चिलना, बहुत सारी बात हो गया। ठीक, इसी के कारण यह आगे तक नहीं पढ़ पाए। ठीक, समझ रहे हैं यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रचना। आइए रचना पे थोड़ा विशेष गौर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से। आइए, कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में सवैयों की रचना। कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में किसकी रचना? सवैयों की रचना की है। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद कह रहा है कि प्रसाद जी की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने। अब बताइए जयशंकर प्रसाद जी का भांजा कौन था? तो अंबिका प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंबिका प्रसाद कौन था? जयशंकर प्रसाद जी का भांजा था। ठीक, क्या कह रहा है कि प्रसाद जी की प्रेरणा से, ठीक, मामा जी की प्रेरणा से उनके भांजे, किनके भांजे? जयशंकर प्रसाद जी के भांजे। क्या नाम है? अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन, किसका प्रकाशन? इंदु का प्रकाशन, और 1909 से प्रारंभ किया, उसका प्रकाशन किया। ठीक, और 1909 से उसको प्रारंभ भी कर दिया। किसने? अंबिका प्रसाद ने। अंबिका प्रसाद कौन था? जयशंकर प्रसाद जी के भांजे थे। ठीक, यह चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कालक्रम के अनुसार चित्राधर प्रथम संग्रह, चित्राधर प्रथम संग्रह कालक्रम के अनुसार, ठीक, जिसमें कविता, कहानी, नाटक आदि रचनाएं संकलित है। ठीक, किसमें? चित्राधर प्रथम संग्रह में क्या क्या है? कविता है, कहानी है, नाटक है, आदि रचनाएं संकलित है। ठीक, भांजे अंबिका द्वारा इंदु का प्रकाशन। इस इंदु प्रकाशन में जो है क्या क्या है? कविता है, कहानी है, नाटक है, आदि रचनाएं इसमें संकलित है। किसमें? इंदु का प्रकाशन। इंदु, ठीक, इंदु नाम है। ठीक, उसका प्रकाशन हुआ था कब? 1909 से उसको प्रारंभ किया गया था। ठीक, समझ गए? और उसका नाम क्या रहा जिसमें यह सब चीज है? चित्रधार, चित्रधार। ठीक, चित्राधार, चित्रधार नहीं चित्राधार। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि काव्य संकलन। काव्य मतलब क्या होता है? कविता, उसका संकलन किया है। ये झरना 1918 में प्रकाशित हो गया। आंसू 1925 में इसका जो है प्रकाशित हो गया। इसका लहर 1933 में प्रकाशित हो गया। याद रखिएगा, आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे यह सब लाइन। ठीक ना। काव्य संकलन देख लेते हैं थोड़ा जयशंकर प्रसाद जी का फिर से। झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 में प्रकाशित। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं कि आतुंक रचनाएं, आतुकांत रचनाएं। ठीक, आतुकांत रचनाएं, ये देखते हैं क्या है आतुकांत रचनाएं। कि महाराणा का महत्व, इसका महत्व, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, यह सब चीज जो है आतुकांत रचनाएं हैं। किनकी? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या। अगला है प्रबंध काव्य। आइए, इसका जो बहुत ही फेमस काव्य है और बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा फेमस है, कामायनी। क्या है? कामायनी। कामायनी कब प्रकाशित हुआ था? 1936 ईस्वी में कामायनी प्रकाशित हुआ था। यह जो है प्रबंध काव्य है किसका? और यह एक महाकाव्य है किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि कामायनी से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। ठीक, इसलिए सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। किसी भी कारणवश आप अपने पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्या है, नाटक।
आइए इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। आइए नाटक क्या कहेंगे, कल्याणी परिणय। आइए कल्याणी परिणय लिखा है कब, 1912 में इसको प्रकाशित। उसके बाद जो है प्रायश्चित, प्रायश्चित जो 1914 में प्रकाशित। उसके बाद करा है कि राजश्री 1915। उसके बाद है विशाख 1929, कामना 1927, जन्मजय का नाग यज्ञ 1926, स्कंद गुप्त 1926। ठीक, उसके बाद करा है कि एक घुट जो है 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी जो है 1933। दोस्तों नाटक पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए जयशंकर प्रसाद जी का नाटक निम्न में कौन है, तो आपको नाटक याद करना होगा, ठीक ना। डायरेक्ट आइए, कल्याणी परिणय जो 1912 में प्रकाशित हुआ था, प्रायश्चित जो 1914 में प्रकाशित हुआ था, राजेश्री जो है 1915 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है विशाख जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जो है कामना 1927 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जो है जन्मजय का नाग यज्ञ 1926 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद कर रहा है कि स्कंद गुप्त 1926 में यह भी प्रकाशित हुआ था। तो जो है इसका जो है नाटक है एक ही वर्ष प्रकाशित हुआ, वह कौन कौन है, जन्मजय का नाग यज्ञ, उसके बाद जो है स्कंद गुप्त। ठीक, यह दो ऐसे नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का जो एक ही वर्ष प्रकाशित हुआ था। ठीक, चलिए, एक घुट 1928 ईस्वी में प्रकाशित, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में प्रकाशित और ध्रुव स्वामिनी 1933 में प्रकाशित। ठीक दोस्तों, नाटक समझ गए आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब कथा संग्रह इनका क्या क्या है। तो छाया 1912 में प्रकाशित, प्रतिध्वनि 1931 में प्रकाशित और इंद्रजाल 1936 में प्रकाशित। यह जो है छाया संग्रह है किनका, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक दोस्तों, समझ गए यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला है उपन्यास। आइए उपन्यास देखते हैं कि कंकाल 1929 में प्रकाशित, तितली 1934 में प्रकाशित और इरावती यह जो है अपूर्ण है, इसको पूर्ण नहीं किया गया था। ठीक, और यह 1940 में जो है लिखा गया है या प्रकाशित हुआ है, आप कह सकते हैं इसे। ठीक, समझ गए। उपन्यास पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है इनका अपूर्ण उपन्यास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि है, छायावादी कवि है, यह चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद न केवल एक महान छायावादी कवि थे। ठीक, इसका मतलब क्या, न केवल, केवल का मतलब कि सिर्फ छायावादी कवि नहीं थे, यानी कि छायावादी कवि थे उसके साथ साथ, बल्कि यह एक महान नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार एवं निबंधकार भी थे। जयशंकर प्रसाद क्या क्या थे, छायावादी कवि थे ही, उसके साथ साथ एक महान नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे और कहानीकार भी थे और निबंधकार भी थे। कौन, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि कवि के रूप में उन्होंने आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखी। कवि के रूप में आरंभ में उन्होंने किसके भाषा में कविता लिखी, कौन से भाषा में, ब्रज भाषा में। किंतु क्या हुआ कि किंतु शीघ्र ही उन्होंने काव्य रचना के लिए युगानुरूप नई साहित्यिक भाषा खड़ी बोली हिंदी अपना ली। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी जो है जब आरंभ में कविता लिखते थे तब उसमें ब्रज भाषा की उसमें क्या होती थी, व्यंजना होती थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही जल्द उन्होंने काव्य रचना के लिए क्या कर दिया, साहित्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी अपना ली। कौन, जयशंकर प्रसाद ने। ठीक दोस्तों, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला क्या है पॉइंट कि जयशंकर प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ आबदान है कामायनी। सर्वश्रेष्ठ इसका जो रचना है वह है कामायनी, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, और वह आधुनिक हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। आधुनिक हिंदी का कामायनी क्या है, महाकाव्य है। दोस्तों समझ गए हैं यहाँ तक। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग आसान शब्दों में और जो है अपने तरीके से इस लेखक के परिचय को, कवि के परिचय को शानदार तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया, कवि के परिचय को पढ़ा। कवि कौन है हम लोगों के पास, जयशंकर प्रसाद जी। और जयशंकर प्रसाद जी क्या शीर्षक लिखे हैं कविता का, तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों तुमुल कोलाहल कलह में हम लोग कर पढ़ेंगे इस कविता के बारे में कि कहना क्या चाहता है यह कविता। ठीक, बिल्कुल ही आसान शब्दों में, अपने शब्दों में लाइन बाय लाइन इसको डील करेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए अपने
इस वीडियो को कर दीजिए जमकर लाइक। तो दोस्तों इसका जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और शानदार तरीके से अपने आप को आप अपना पढ़ाई जो है जारी रखिए। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और तुमुल कोलाहल कलह में ठीक इस चैप्टर के साथ। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए राधे राधे।